ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है पोर्ट्रे करने के लिए ट्रू एंड द फेयर व्यूज, परफॉर्मेंस एंड द स्टेट ऑफ द अफेयर्स एंटरप्राइज की। जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं पॉलिसी, तो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी को इवेल्युएट करना पड़ता है। मटीरियलिटी जो है वो एक मेजर कंसिडरेशन है जो गवर्न करता है जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारे मटेरियल आइटम्स को। मटीरियलिटी जो है वो सिर्फ मेटल्स ऑफ द रिलेटिव साइज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉल अमाउंट अगर लॉस्ट हो जाती है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस जो कि किसने की गई है, एम्प्लॉयज़ ने की गई है, सर्टेन एम्प्लॉयज़ ने की गई है, ये इंडिकेट करता है कि सीरियस फ्लो है एंटरप्राइज़ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, मतलब कुछ खराबी एंटरप्राइज़ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि इमीडिएट अटेंशन दिया जाए ताकि जो फ्यूचर में ग्रेट लॉस होने वाला है उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। सर्टेन केसेस के अंदर क्वांटिटेटिव लिमिट्स जो होती है मटीरियलिटी की वो स्पेसिफाइड की जाती है। फ्यू केसेस हमको नीचे दिए गए। कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कैसे? नोट्स के ज़रिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के ज़रिए रिगार्डिंग द आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स जो एक्सीड करती है 1% ऑफ द रेवेन्यू, या तो ऑपरेशंस या तो 1 लाख रुपए से जो भी हायर होता है। यह रेफर करता है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इन शेड्यूल 3 और टू द कंपनीज एक्ट 2013। यानी ये सब कहाँ दिया गया है, तो ये शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के अंदर। कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शेयर्स कंपनी के जो कि हेल्ड किए गए हैं, हर शेयर होल्डर के द्वारा जो होल्ड कर रहे हैं 5% से ज़्यादा शेयर्स, तो उनका स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ द शेयर्स उन लोगों ने कितने हेल्ड किए गए हैं वो भी बताना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 320 मटीरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। ये डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ द मटीरियलिटी प्लानिंग के अंदर एंड परफॉर्म करने के लिए ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे 450 हमको एक्सप्लेन करता है कि कैसे मटीरियलिटी को अप्लाइड किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए कि उसकी क्या इफ़ेक्ट होगी। आइडेंटिफाइड किया जाता है मिस स्टेटमेंट्स ऑडिट के अंदर एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ द मटीरियलिटी, किसके कंटेक्स्ट के ऊपर प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्कस करता है मटीरियलिटी डिफरेंट टर्म्स के अंदर। ये जनरली एक्सप्लेन करता है कि जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटीरियल है अगर एक्सपेक्ट किया जाता है इन्फ्लुएंस करने के लिए इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल होते हैं अगर ये पाया जाता है कि उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा इकोनॉमिक डिसीजंस यूज़र का जो कि टेकन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। मिस स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाता है ओमिशंस। यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कंसिडर टू बी मटीरियल, इसको मटीरियल हम लोग बोल सकते हैं अगर इंडिविजुअल या तो एग्रीगेट रीजनेबली एक्सपेक्ट करता है कि इन्फ्लुएंस हो जाएगा इकोनॉमिक डिसीजंस यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इससे क्या हो जाएगा, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसको हम लोग मटीरियल मान लेंगे। जजमेंट अबाउट द मटीरियलिटी जो कि अफेक्ट करेगा साइज़ या तो नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स। जजमेंट जो होती है मटीरियलिटी की वो सराउंडेड होती है, मतलब वो इर्द गिर्द होती है सर्कमस्टेंसेस के, जो कि अफेक्ट किया जाता है साइज़ या तो नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट से या तो कॉम्बिनेशन दोनों से। जजमेंट अबाउट द मैटर्स जो मटीरियल हैं उसको बेस्ड किया जाएगा कंसिडरेशन के बेसिस पे, जो कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के अंदर एक ग्रुप ऑफ द यूज़र्स के लिए ज़रूरी होता है। जजमेंट अबाउट द मैटर्स मटीरियल अगर हम उसको बोलेंगे यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कि बेस्ड किया जाएगा कंसिडरेशंस के ऊपर, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो ज़रूरी है यूज़र्स एज अ ग्रुप के लिए। पॉसिबल इफ़ेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूज़र्स, क्या क्या पॉसिबल इफ़ेक्ट्स होगी उसकी स्पेसिफिक यूज़र्स के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए क्या वो वेरीड कर रही है वाइडली इज़ नॉट कंसिडर्ड, क्या वो वेरीड कर रही है वाइडली, उससे भी आपको पता चल जाएगी कि कितना मटीरियल है। सच डिस्कशंस, इस डिस्कशन से अगर प्रेजेंट किया जाता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि प्रोवाइड करेगा फ्रेम
ऑफ रेफरिंग द ऑडिट डिटरमाइन करने के लिए मटीरियलिटी ऑफ द ऑडिट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है डिस्कशंस कॉन्सेप्ट ऑफ द मटीरियलिटी का कैरेक्टर्स जो रेफर्ड करता है प्रोवाइड द ऑडिटर्स जो कि फ्रेम करता है रेफरेंस। ऑडिटर जब डिटरमाइन करता है मटीरियलिटी तो वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट को लगाता है एंड जो अफेक्ट किया जाता है बाय द ऑडिटर्स परसेप्शंस, यानी ऑडिटर्स के परसेप्शंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को लेके क्या है उसके बेसिस पे मटीरियलिटी डिटरमाइन की जाती है। नीड्स ऑफ द यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स के परसेप्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के यूज़र्स की नीड क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, उसके बेसिस पे ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर मटीरियलिटी को डिटरमाइन करता है। इन द कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट के अंदर ऑडिटर अज्यूम क्या करता है कि यूज़र्स जो हैं उनके पास रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अकाउंटिंग एंड विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रीजनेबल डिलिजेंस। यानी कि ऑडिटर क्या ध्यान में रखता है कि रीजनेबल नॉलेज बिजनेस का है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अकाउंटिंग है, विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किए विद द रीजनेबल डिलिजेंस, ये सबको ध्यान में रखता है कि यूज़र्स जो हैं उनके पास रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, अकाउंटिंग का, और उनको चाह है कि वो स्टडी करेंगे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रीजनेबल डिलिजेंस के साथ। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर प्रेजेंट एंड ऑडिट किया गया है लेवल ऑफ द मटीरियलिटी एंड द ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ द मटीरियलिटी, यानी अंडरस्टैंड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर किया गया है, प्रेजेंट किया गया है एंड जो ऑडिट किया गया है लेवल ऑफ द मटीरियलिटी के लेवल पे, यानी रिकॉग्नाइज करना है अनसर्टेनिटीज़ इनहेरेंट, जो भी अनसर्टेनिटीज़ जो कि अंदर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब हम लोग मेजर्स करते हैं अमाउंट को जो कि बेस्ड किया जाता है यूज़ ऑफ दी एस्टिमेट जजमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय बहुत सारे एस्टिमेट जजमेंट लगते हैं, तो वो भी क्या है अनसर्टेनिटीज़ है कि जजमेंट हो सकता है कल को गलत भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सब क्या होता है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है, तो अनसर्टेनिटीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग एंड कंसिडर करना पड़ता है फ्यूचर के जो भी इवेंट्स होते हैं उसको भी। मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस रीजनेबल किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मटीरियलिटीज़ अप्लाइड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा दोनों के अंदर, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के अंदर जब वो ऑडिट कर रहा है तब, एंड इवेल्यूएट भी किया जाता है कि इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी जब आइडेंटिफाइड होंगे मिस स्टेटमेंट ऑडिट के दरमियान में ऑन दी ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स अगर कोई हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एंड इनफॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, यानी इससे ऑडिटर के ओपिनियन के अंदर भी फ़र्क पड़ता है जब ऑडिटर फ्रेम करता है ओपिनियन। मटीरियलिटी इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस है ऑडिटर के लिए इवेल्यूएट करने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसे 330 के अंदर मटीरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, ये इसका नाम है, ये रिक्वायर्ड करता है कि ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा मटीरियलिटी को एंड उसके रिलेशनशिप विद द ऑडिट रिस्क, और उसके क्या क्या रिस्क हैं उसको भी देखना पड़ेगा जब कंडक्ट करता है ऑडिटर ऑडिट। जब प्लानिंग होता है ऑडिट का तो ऑडिटर कंसिडर करता है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मटीरियली मिस स्टेटेड तो नहीं है ना, मतलब प्लानिंग के दरमियान में ही वो क्या देख लेता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर मटीरियली मिस स्टेटेड तो नहीं है ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है कि मटीरियलिटी जो है जो रिलेट करती है स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस को, क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को, उसको वो डिसाइड करता है, क्वेश्चंस करता है कि जो आइटम्स है जो वो एग्ज़ामिन कर रहा है एंड क्या उसको सैम्पलिंग को यूज़ करना चाहिए, क्या उसको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें वो देख लेता है पहले ही मटीरियलिटी के बेसिस पे। दिस एनेबल्स, ये एनेबल्स करता है ऑडिटर को सिलेक्ट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद ऑडिटर को पता चलती है कि हमको क्या प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। दैट इन combinations कैन एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन, जिससे ऑडिट ओपिनियंस भी ऑडिटर फ्रेम करेगा।
एक्सेप्टेबली लो डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क, कि उसको कैसा रिस्क रखना है, क्या उसको एक्सेप्टेबली लो डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क रखना है, वो भी मटीरियलिटी पे बेस करेगा। नोट किया जाता है कि ऑडिटर का असेसमेंट जो होता है मटीरियलिटी को लेके एंड रिस्क असेसमेंट को लेके वो डिफ़र कर सकता है टाइमली, मतलब टाइम टू टाइम वो डिफ़र कर सकता है इनिशियल प्लानिंग के अंदर ही, जब ऑडिट किया जाता, जब प्लानिंग की जाती है ऑडिट की, एज अगेंस्ट द टाइम ऑफ इवेल्युएटिंग द रिज़ल्ट, यानी दोनों के अंदर मटीरियलिटी हो सकता है ऑडिटर चेंज कर दे। जब प्लानिंग कर रहा है तब मटीरियलिटी कुछ थी, और जब वो रिज़ल्ट दे रहा है तब मटीरियलिटी वो कुछ और रख सकता है, ताकि वो इवेल्युएटिंग द रिज़ल्ट, जब वो इवेल्युएट कर रहा है रिज़ल्ट तब वो चेंज कर सकता है मटीरियलिटी को ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। प्लानिंग स्टेज पे ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है मटीरियलिटी को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी को कंसिडर करना पड़ता है। ऑडिटर कैरिड आउट करता है प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन, वो क्या करता है पहले से ही आइडेंटिफाइड करता है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को एंड मटीरियल क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंट बैलेंसेस को एंड डिस्क्लोजर्स को, जिससे वो प्लान कर पाता है एग्जामिन करने के लिए कि कितना उसको चेक करना पड़ेगा। what could be the what could be considered material for all the situation, क्या किसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो मटेरियल है सारे सिचुएशंस के लिए, उसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया कि किसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे और किसको हम लोग मटेरियल नहीं बोलेंगे। अ, अ, जो अमाउंट या तो ट्रांजेक्शन्स होता है मटीरियली एक सिचुएशंस, अमाउंट या तो ट्रांजेक्शन्स होता है वो मटेरियल होता है एक सिचुएशंस के अंदर, लेकिन वो मटेरियल नहीं होता अदर सिचुएशंस के लिए। एग्जांपल के तौर पे 5,000 जो है वो मटेरियल है स्मॉल एंटिटी के लिए, लेकिन 1,00,000 रुपये मटेरियल नहीं है लार्ज एंटिटी के लिए। ऑडिटर्स जो है वो अप्लाई करता है प्रोफेशनल जजमेंट डिटरमाइन करने के लिए मटीरियलिटी। चूजिंग द अप्रोप्रिएट बेंच मार्क, कैसे वो डिटरमाइन करता है मटीरियलिटी को, बेंच मार्क को सिलेक्ट करते हुए, अप्रोप्रिएट बेंच मार्क को चूज़ करते हुए वो मटीरियलिटी को डिटरमाइन करता है। एंड डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ द बेंच मार्क, और एंड वो डिटरमाइन भी करता है कि क्या कौन सा लेवल का बेंच मार्क होगा। मटीरियलिटी फॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑडिट स्कोप, मटीरियलिटी का फॉर्म क्या होता है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, स्कोप कितना है ऑडिटर का, ऑडिट का, उसके बेसिस पे मटीरियलिटी को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। लेवल ऑफ द टेस्टिंग, कितनी लेवल ऑफ द टेस्टिंग करनी है ट्रांजेक्शन्स के अंदर। ऐसे 320 मटीरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन ऑडिट, मिस स्टेटमेंट इंक्लूड करता है, मिस स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाता है ओमिशन, जो कि कंसिडर्ड किया जाता है मटीरियली, अगर इंडिविजुअल या तो एग्रीगेट रीजनेबली एक्सपेक्ट करता है इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर, जो कि टेकन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देर इज़ एनी सिचुएशन रिक्वायरमेंट, अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर्स की, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है मटीरियल इररिस्पेक्टिव, यानी फिर देखना नहीं है कि कितनी अमाउंट है। अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि इसको बोलिए, इसको मटीरियल बोलिए, इसका डिस्क्लोजर ज़रूरी है, तो हमको फिर उसकी अमाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मटीरियल ही मानना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे न्यू डिवीज़न 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कोई भी आइटम्स को इनकम या तो एक्सपेंडिचर की जो कि एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, या तो 1,00,000 रुपये, विच एवर इज़ हायर, उसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली। जब जज कर रहे हैं हम लोग मटीरियलिटी, तो सिग्निफिकेंट आइटम्स जो भी है जो कि हमको दिख रही है फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, जो कि दिख रही है फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव जब हम लोग जज कर रहे हैं मटीरियलिटी, तो जो भी सिग्निफिकेंट आइटम्स है जो कि हमको दिख रही है कि वो डिफरेंट है परस्पेक्टिव से, मटीरियलिटी जो आइटम्स है वो जज की जाती है जब हम लोग कंसिडर करते हैं इम्पैक्ट क्या होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, बैलेंस शीट पे, या तो टोटल ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, या तो इनकम जहाँ पर पर्टेन किया जाता है, इनकम टू विच द पर्टेन्स एंड ऑन इट्स कंपेरिजन्स विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि मटीरियलिटी क्या होगी, उसके सिग्निफिकेंट आइटम्स क्या होंगे, वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं। डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी एंड द परफॉर्मेंस, मटीरियलिटी जब प्लानिंग किया जाता है ऑडिट का, जब एस्टैब्लिश करते हैं हम लोग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को, तो ऑडिटर डिटरमाइन करता है मटीरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की। अगर
स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं एंटिटीज़ के, जहाँ पर एक या तो एक से ज़्यादा पर्टिकुलर क्लास या तो ट्रांजेक्शन्स ऑफ द अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर्स के अंदर मिस स्टेटमेंट फॉर विच, जहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स कम होते हैं अमाउंट ऑफ द मटीरियलिटीज से फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्फ्लुएंस करना रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्फ्लुएंस कर देगा वो इकोनॉमिक डिसीजंस यूजर्स को जो कि टेकन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर डिटरमाइन करता है मटीरियलिटी लेवल या तो लेवल्स जो भी वो अप्लाइड करता है पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के लिए, अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर के लिए। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को डिफाइन किया गया है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का मतलब होता है अमाउंट या तो अमाउंट्स जो भी सेट की जाती है ऑडिटर के द्वारा, अगर वो लेस है मटीरियलिटी से फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो रिड्यूस करना है अप्रोप्रिएटली लोअर लेवल ऑफ द प्रोबेबिलिटी के एग्रीगेट ऑफ द अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो एक्सीड कर रहा है मटीरियलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल से। यानी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के अंदर क्या होता है, तो जो ऑडिटर है वो मटीरियलिटी जो सेट की जाती है उससे कम लेवल पे रखता है मटीरियलिटी को। यहाँ क्या लिखा था, मीन्स द अमाउंट, ऐसी अमाउंट या तो जो भी अमाउंट सेट की जाती है ऑडिटर के द्वारा लेस देन द मटीरियलिटी, यानी मटीरियलिटी से भी कम अमाउंट रखनी है, सेट करनी है, उसको हम लोग परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बोलते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के ऊपर होगी, जो रिड्यूस की जाती है लोअर लेवल पे प्रोबेबिलिटी को दिखाते हुए कि एग्रीगेट या तो अनकरेक्ट या तो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड कर रहा है मटीरियलिटी से फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अगर एप्लीकेबल है तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी रेफर करेगा अमाउंट या तो अमाउंट सेट की जाएगी जो कि ऑडिटर के द्वारा वो लेस होगी मटीरियलिटी लेवल से या तो लेवल ऑफ द पर्टिकुलर क्लास या तो ट्रांजेक्शन्स या तो अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर से, क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर से। यूज़ ऑफ द बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। डिटरमाइन करने के लिए मटीरियलिटी इन्वॉल्व किया जाता है प्रोफेशनल जजमेंट, यानी प्रोफेशनल जजमेंट लगाया जाता है। परसेंटेज जो है वो अप्लाइड किया जाता है, जब किसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है, बेंचमार्क को चूज़ करते हुए परसेंटेज को अप्लाइड किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। और डिटरमाइन करने के लिए मटीरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के अंदर फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशंस के ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, मतलब कौन सा हम लोग बेंचमार्क रखेंगे, उसके लिए हमको फॉलोइंग फैक्टर्स दिए गए हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होगा। एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बेंचमार्क डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पर परसेंटेज लगा के हम लोग मटीरियलिटी निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पे एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। आइटम्स जो कि अटेन करेगा यूजर्स को पर्टिकुलर एंटिटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेंड टू बी फोकस, ऐसी आइटम्स जिसके ऊपर अटेंशन होता है यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स का ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स का ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा फोकस होता है, उसको भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा जब भी हम लोग बेंचमार्क को डिसाइड करेंगे तब। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए इवेल्युएट करना पड़ेगा हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूज़र्स में टेंड टू फोकस, मतलब हमको देखना पड़ेगा कि यूज़र्स किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, क्या वो रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं या तो वो नेट एसेट पे फोकस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर देखेंगे नेचर्स ऑफ द एंटिटीज़, क्या एंटिटी का नेचर है, एंटिटीज़ इज़ एट इन इज लाइफ साइकिल, वेयर द एंटिटीज़ इन इट्स लाइफ साइकिल, एंटिटीज़ उसके लाइफ साइकिल में कहाँ पर है, क्या वो डिप्रेशन वो होता है ना लाइफ साइकिल्स जो होती है कि पीक पे है या गिर चुकी है या क्या है, वो सब देखना पड़ेगा हमको। नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटीज़ का नेचर क्या है, एंटिटीज़ ऑफ इट्स लाइफ साइकिल के अंदर, एंड इंडस्ट्रीज़ एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमको देखना पड़ेगा। इन विच द एंटिटीज़ ऑपरेट, एंटिटीज़ का ओनरशिप स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसका फाइनेंस कैसे किया गया है, ये सब देखना पड़ेगा। एंटिटीज़ फाइनेंस की गई है सोनली डेट से, मतलब पूरा डेट से फाइनेंस की गई है, रेदर देन इक्विटी, इक्विटी को छोड़कर पूरा डेट से फाइनेंस की गई है एंटिटी को वो देखना पड़ेगा। यूज़र्स में पुट, यूज़र्स चाहें तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं असेट के ऊपर
क्लेम्स के ऊपर, देन दी एंटिटीज अर्निंग, अगर डेट्स की होगी, अगर डेट से फाइनेंस की गई होगी एंटिटी को रेदर देन इक्विटी, तो यूजर्स का फोकस किस पे होगा, असेट्स पे होगा, क्लेम्स पे होगा, उनका फोकस ना कि एंटिटीज के अर्निंग्स पे होगा। रिलेटिव वॉटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। रिलेटिव वॉलेटिलिटी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स जो अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को डिपेंड करेंगे एंटिटीज़ के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क जो डिपेंड करेंगे एंटिटीज़ के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। कैसे डिटरमाइन करना है, मेजर्स करना है, बेसिस ऑफ द पीएम क्या है, तो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, उसको कैसे डिटरमाइन करना है और मेज़र करना है। तो पर्सपेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनके क्या पर्सपेक्टिव्स है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को पीएम कितना रखना है। अर्निंग बेस, अगर अर्निंग बेस है ये पर्सपेक्टिव्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेंचमार्क में क्या रखेंगे हम लोग, बेंचमार्क में हम लोग ले सकते हैं प्री टैक्स इनकम ले सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड अर्निंग ले सकते हैं, ईबीआईटी ले सकते हैं, ईबीआईटी और डीए ले सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन ले सकते हैं। अगर एक्टिविटी बेस हुआ तो रेवेन्यू ले सकते हैं, ऑपरेशन एक्सपेंसेस ले सकते हैं। अगर कैपिटल बेस हुआ है तो इक्विटी ले सकते हैं या तो असेट्स ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इक्विटी की वो क्या होती है, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ब्रेक इवन लॉस मेकिंग है, मैच्योर्ड है, स्टार्टअप है, कंसिडर्ड इंडस्ट्रीज, फाइनेंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल ऑफ द बेंचमार्क जो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटीज़ के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिपोर्ट्स इनकम की, सच एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट एंड द टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इक्विटी या तो नेट एसेट वैल्यूज़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है फ्रॉम द कंटिन्यूस ऑपरेशंस, उसको भी यूज़ किया जाता है प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़ के लिए। मतलब ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम लोग बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं। इन सारी को बेस रखते हुए हम लोग बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर वो वॉलेटाइल है, मतलब वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा उसमें अप डाउन्स है, तब हम लोग क्या करेंगे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हम लोग बेंचमार्क क्या रखेंगे, तो हम लोग बेंचमार्क जो भी मोर अप्रोप्रिएट होगा उसको ले लेंगे। मतलब कि या तो हम लोग क्रॉस प्रॉफिट को ले सकते हैं या तो टोटल रेवेन्यू को ले सकते हैं। चूजिंग द बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा, बेंचमार्क को चूज़ करते समय हमको रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ध्यान में रखना होगा। चूजिंग द बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ऑर्डिनरी इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट यानी पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, बजट या तो फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड, एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजिशन, यानी कोई बड़े बड़े बिजनेस एक्वायर तो नहीं किए गए हैं ना, अगर बिजनेस एक्विजिशन है तो फिर उसके हिसाब से बेंचमार्क चेंज हो जाएगा। एंड रिलेटिव चेंजेस ऑफ द कंडीशंस इन द इंडस्ट्रीज़, या तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि एंटिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए होता है, जहाँ पर एंटिटी ऑपरेट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, मटेरियलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है, अगर उसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है कि पर्टिकुलर एंटिटीज़ जो है वो बेस्ड कर रही है 1% प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस पे फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब 1% के बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 1% को वो लोग मटेरियल मान रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस दैट ये राइज करता है, इस सर्कमस्टेंसेस में ये सर्कमस्टेंसेस राइज करता है, किसको राइज करता है, एक्सपेक्शनल डिक्रीज या तो इंक्रीज इन सच प्रॉफिट में लीड्स टू द ऑडिटर टू कंक्लूड दैट द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज मोर अप्रोप्रिएट determined using the normalized profit before tax from continuing operations figures based on the past results. डिटरमाइन करना है एक परसेंटेज, डिटरमाइन करना है परसेंटेज जो भी अप्लाइड किया जाएगा चूज़ करने के लिए बेंचमार्क, जो इन्वॉल्व करता है एक्सरसाइज करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट। यानी कि डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, परसेंटेज जो कि अप्लाइड किया जाएगा बेंचमार्क के ऊपर, ताकि हम लोग वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितना परसेंटेज हम लोग को बेंचमार्क के ऊपर अप्लाइड करते हुए मटेरियलिटी निकालना है, तो वो प्रोफेशनल जजमेंट पे होगा।
प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर अपना लगाएगा और उससे वो डिटरमाइन करेगा कि कितना परसेंटेज लगाना है बेंचमार्क के ऊपर। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप है किसके बिटवीन में, परसेंटेज एंड द बेंचमार्क को चूज़ करने के बिटवीन में। परसेंटेज जो अप्लाइड किया जाता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अप्लाइड किया जाता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के अंदर, जबकि विल नॉर्मली भी हायर, ये क्या होता है, ये हायर होता है, हमेशा ये हायर होता है देन द परसेंटेज अप्लाई टू द टोटल रेवेन्यू। यानी अगर आप लोग कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर हम लोग परसेंटेज किस पे लगाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगाते हैं, जो कि ज़्यादा होता है परसेंटेज से जो कि टोटल रेवेन्यू पे लगाया जाता है उससे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑडिटर कंसिडर करता है 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी 5% लगाया है उसने अप्रोप्रिएट फॉर द प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। लेकिन जब ऑडिटर कंसिडर करता है 1%, ऑडिटर क्या कंसिडर करता है, 1% कंसिडर करता है जब वो टोटल रेवेन्यू लेता है या तो टोटल एक्सपेंसेस लेता है जो भी अप्रोप्रिएट होता है फॉर द नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ के लिए। यानी अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाएगा और उसके अंदर 5% लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कंसिडर किया जाए तो 1% लगाया जा रहा है किसके अंदर, अगर हम लोग रेवेन्यू को ले रहे हैं बेंचमार्क के अंदर या तो टोटल एक्सपेंसेस को ले रहे हैं फॉर द नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ के लिए। हायर है तो लोअर परसेंटेज जो भी होता है वो डीम्ड अप्रोप्रिएट होता है इन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब वो कितना होगा, हायर होगा या लोअर होगा, वो डीम्ड किया जाता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, यानी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर वो उसको देखा जाता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस रहता है जब जाके हम लोग हायर या लोअर परसेंटेज लगते हैं। मटीरियलिटी लेवल या तो लेवल्स फॉर द पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अकाउंट बैलेंस एंड द डिस्क्लोजर। मटीरियलिटी लेवल देखना है किसके ऊपर, या तो लेवल्स के ऊपर, पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर के ऊपर। फैक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए एक या तो ज़्यादा पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर पे, जो कि मिसस्टेटेड है ऑफ द लेसर अमाउंट देन द मटीरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यानी कि यहाँ पर एक या तो एक से ज़्यादा पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अकाउंट बैलेंस या तो डिस्क्लोजर से होते हैं जहाँ पर मिस स्टेटमेंट जो है वो कम है अमाउंट से जो कि मटीरियलिटी की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे, तब हमको रीजनेबली एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक डिसीजंस यूजर्स के यूजर्स जो कि लेंगे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो इन्फ्लुएंस करेगी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस करेगी इकोनॉमिक डिसीजंस किसका, यूजर्स का। उसके लिए हमको क्या बेसिस वो हम लोग कैसे वो कहाँ से यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं, तो फाइनेंशियल यूजर्स इन्फ्लुएंस कैसे होता है यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। उसके लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या कि जो लॉ रेगुलेशंस या तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है क्या वो अफेक्ट कर रहा है यूजर्स के एक्सपेक्टेशन से रिगार्डेड मेजरमेंट या तो डिस्क्लोजर ऑफ द सर्टेन आइटम्स, यानी कि मेजर्स किया गया है या डिस्क्लोज किया गया है सर्टेन आइटम्स का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर लिखा गया है, क्या वैसा किया गया है जिससे क्या होगा जो इकोनॉमिक डिसीजंस होगा यूज़र का वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी कि क्या कंपनी ने सही से एज़ पर रूल्स रेगुलेशन एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं आइटम्स के। एग्जांपल के तौर पर रिलेटेड पार्टीज़ का ट्रांजेक्शन्स है एंड रेम्यूनरेशंस ऑफ द मैनेजमेंट है, क्या उस रेम्यूनरेशन विद द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस का है, क्या उसको सबको प्रॉपरली एज़ पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स लॉ रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्क्लोज किया गया है वो देखना है। की डिस्क्लोजर्स इन द रिलेशनशिप टू द इंडस्ट्रीज़ इन विच द एंटिटी ऑपरेट, क्या क्या की डिस्क्लोजर्स होते हैं जहाँ जिस इंडस्ट्रीज़ में एंटिटी ऑपरेट कर रही है, मतलब अगर मतलब अगर कोई एक इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, अगर उसकी किसी एंटिटीज़ का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या की डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, वही क्या इस एंटिटीज़ ने जहाँ पर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटीज़ ने वो डिस्क्लोजर नाखे हुए हैं कि नहीं, वो देखना होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ये इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है हमको। वेदर द अटेंशन इज़ फोकस्ड, क्या अटेंशन को फोकस्ड किया गया है पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर, बिजनेस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़ के बिजनेस के ऊपर, एंड उसको क्या सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर।
यानी कि जहाँ पर अटेंशन देना होता है, जहाँ पर फोकस करना होता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे, क्या एंटिटी ने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस फोकस एरियाज़ को। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस, अगर एंटिटी ने न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस किया गया मतलब दूसरे बिजनेस को एक्वायर्ड किया गया, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये अटेंशन है, ये फोकस्ड है। यहाँ पर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन जो है, इकोनॉमिक डिसीजन जो है, वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसलिए इसको बराबर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, मटीरियल हो जाएगा। रिविजन्स इन द मटीरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेस, क्या हम लोग रिवाइज कर सकते हैं मटीरियलिटी लेवल को जब हमारा ऑडिट प्रोग्रेस में है, मतलब ऑडिट कर रहे हैं हम लोग, क्या उस टाइम पे भी हम लोग मटीरियलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। तो मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, रिजल्ट एज अ होल उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं एज द रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो है वो चेंज हो गए हैं, इसलिए हमको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ रही, तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं ऑडिट के दरमियान में ही, मतलब ऑडिट जब हम लोग कर रहे हैं तभी। एग्जाम्पल के तौर पर डिसीजन जो है डिस्पोज करने का मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटीज़ बिजनेस, अभी ये डिसीजंस आ गया है कंपनी के साइड से कि डिस्पोज कर देना है मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटीज़ बिजनेस को, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मटीरियलिटी हो गया। अभी हमने पहले जब हम लोग प्लान कर रहे थे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का, जब हम लोग मटीरियलिटी डिसाइड कर रहे थे, मटीरियलिटी को हमने जब डिसाइड की थी, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को कंसिडर कर रहे थे, तब हमने मटीरियलिटी को डिसाइड किया था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, रिविजन्स हो गया है, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है किसको, मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटीज़ बिजनेस को। तो ये तो मटेरियल हो गया, इसलिए हमको मटेरियलिटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारी मटेरियलिटी कुछ और थी, अभी हमको रिवाइज करनी पड़ेगी मटेरियलिटी को। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। न्यू इंफॉर्मेशंस अगर कुछ मिलती है, कोई चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग्स होती है एंटिटीज़ को रिलेटेड में, कोई ऑपरेशंस उसके ऑपरेशंस से रिलेटेड, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब इसके कारण हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ेगी, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर ड्यूरिंग द ऑडिट के दरमियान में ये अपीयर होता है कि जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट है वो सब्सटेंटियली डिफरेंट आ रहा है, जो कि एंटिसिपेट किया गया था पीरियड के लिए उससे, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड जो कि हमको डिटरमाइन करना है मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब जब हमने मटीरियलिटी डिसाइड की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के बेसिस पे, तो वहाँ पर हमने जो रिजल्ट आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा है। जब हम लोग रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं तब उसके बीच में, मतलब रिजल्ट तक पहुँचने के दरमियान में हमको लग रहा है कुछ रिजल्ट कुछ क्या आ रहा है, मटीरियलिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, मटीरियलिटी को हमको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो हम रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि लोअर मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल रखनी है, अगर ऑडिटर को लगता है कि लोअर मटीरियलिटी रखनी है, लोअर मटीरियलिटी से क्या हो जाएगा, हमको ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, क्या उसको जो उसने पहले करी थी, मटीरियलिटी सेट की थी, उसको रिवाइज करना पड़ेगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। इसके लिए उसको देखना पड़ेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो कि वो लगाने वाला है। डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी, अभी देखना है कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे मटीरियलिटी को। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है फॉलोइंग अमाउंट्स एंड जो फैक्टर्स जिसको कंसिडर किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए। मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी देखी जाती है। अगर एप्लीकेबल है तो मटीरियलिटी लेवल या तो लेवल ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, इसको भी देखा जाता है। इसको भी देखा जाता है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, जहाँ पर क्या होता है मटीरियलिटी ऑडिटर सेट करता है लोअर देन द जो भी मटीरियलिटी सेट की गई है उससे। एनी रिविजन्स ए और सी के बीच में एज दी ऑडिट प्रोग्रेस, ए और सी के बीच में, मतलब ए जो था मटीरियलिटी एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल के ऊपर एंड सी जो था परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, इनके बीच में कोई डिफरेंस है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जब भी ऑडिट प्रोग्रेस करता है।